फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग पाथ। आप मेरे साथ सीख रहे हैं ऑडिटिंग। आई होप अब तक आपने ऑडिटिंग के मेरे जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो देख लिए होंगे, जिससे आपको पूरा आइडिया आ चुका होगा कि ऑडिटिंग क्या होता है और ऑडिटिंग के जो तीनों स्टेज हैं, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट एग्जीक्यूशन और ऑडिट रिपोर्टिंग में क्या क्या किया जाता है। इस वीडियो में हम समझेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑडिटिंग है, यानी कि ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रेगुलर वे में अपने प्रोफेशन में करता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे किया जाता है, यानी कि जो ऑडिट के प्रिंसिपल्स हैं और कंसेप्ट्स हैं जो अभी तक हमने पुराने वीडियोस में सीखे हैं, उनको कैसे अप्लाई किया जाता है। पहले हम देख लें कि इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग असर्शंस क्या होते हैं, अकाउंटिंग क्राइटेरिया क्या होता है और ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लें। हालांकि आप इसके बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू अ वैरायटी ऑफ रीडर्स, जिन्हें हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं, अबाउट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अकर ड्यूरिंग अ ईयर। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कंपनी में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाया जाता है, लेकिन उसके बारे में फिलहाल हम यहाँ पे ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। Financial statements are used by many stakeholders who are interested in the financial performance and financial position of the company or entity. तो ये यूजर्स ऑफ अकाउंट्स या स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं आप ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन मैं एक बार रिपीट कर दूं कि जो यूजर्स या स्टेक होल्डर्स ऑफ अकाउंट्स है वो इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। इंटरनल यूजर्स मैनेजमेंट और वर्कर्स हो सकते हैं। एक्सटर्नल यूजर इन्वेस्टर, क्रेडिटर, टैक्सेशन अथॉरिटी, रेगुलेटरी एजेंसी, कस्टमर, लेबर यूनियन, ट्रेड एसोसिएशन। तो ये सभी लोग जो होते हैं उनका कहीं ना कहीं ये इंटरेस्ट होता है जानने में कि एंटिटी या कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सही तरीके से बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, क्योंकि उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पर ये सारी एंटिटी कोई ना कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है। अब हम समझते हैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो अकाउंटिंग से रिलेटेड है, अकाउंटिंग असर्शंस। नाउ व्हाट इज इट? कि जो द इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन्स सर्टेन असर्शंस मेड बाय मैनेजमेंट। असर्शन मीन्स डिक्लेरेशन, क्लेम, कंटेंशन एटसेट्रा। यानी कि जैसा कि आप जानते होंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वो मैनेजमेंट जो है बना के फाइनल करके सभी स्टेक होल्डर्स को देते हैं कि ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। तो जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट फाइनल करता है तो वो उसके साथ कुछ डिक्लेरेशन दे रहा है, उन्हें हम असर्शन कहते हैं। असर्शन कौन कौन से होते हैं? एग्जिस्टेंस और अकरेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, वैल्यूएशन एंड मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। सो बेसिकली मैनेजमेंट जो है अपने यूजर ऑफ अकाउंट्स को ये एश्योरेंस देता है या ये डिक्लेरेशन देता है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बनाए हैं इनमें ये सारे के सारे असर्शन जो हैं वो फुलफिल होते हैं। अब ये असर्शन क्या है हम थोड़ा सा समझेंगे। एग्जिस्टेंस, that an asset or a liability of the organization exists at a given date। यानी कि अगर मैनेजमेंट के द्वारा फाइनल किए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट में कोई एसेट या लायबिलिटी बताई गई है तो मैनेजमेंट ये भरोसा दे रहा है, ये एश्योरेंस दे रहा है, ये असर्शन दे रहा है कि ऐसी एसेट या लायबिलिटी एक्चुअली में उस दिन थी। सेकेंड असर्शन है अकरेंस, मीन्स
a recorded transaction took place involving the organization means if a transaction has been mentioned as an account balance in the financial statement, the management is giving assertion, भरोसा दे रहा है मैनेजमेंट कि ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ था। यानी कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल बताई गई है 5 करोड़ रुपए की, तो मैनेजमेंट ये भरोसा दे रहा है कि एक्चुअली में 5 करोड़ की सेल हुई थी। जो थर्ड एसर्शन है वो है कंप्लीटनेस, दैट देयर आर नो अनरिकॉर्डेड एसेट्स, लायबिलिटीज और ट्रांजैक्शन। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ मैनेजमेंट ये भरोसा दे रहा है कि जितनी भी एसेट्स या लायबिलिटीज या जो भी ट्रांजैक्शन इस साल से संबंधित थे वो हमने फाइनेंशियल स्टेट में इंक्लूड कर दिए हैं, और कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी एसेट या कोई भी लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड नहीं है। नेक्स्ट असर्शन, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, दैट एन एसेट इज ओन्ड or a liability is owed by the organization at a given date। यानी कि बैलेंस शीट में जो एसेट दिखाई गई है उसके लिए मैनेजमेंट ये भरोसा दे रहा है कि वो एसेट की ओनरशिप कंपनी की है, कंपनी के पास उस एसेट के राइट्स हैं। उसी तरह अगर लायबिलिटी बताई गई है तो दैट मीन्स मैनेजमेंट ये भरोसा दे रहा है कि एक्चुअली में कंपनी की वो लायबिलिटी है, कंपनी की ऑब्लिगेशन है उस पर्टिकुलर दिन पे जब ये बैलेंस शीट बनाई गई है। अगला एसर्शन है वैल्यूएशन। इसका मतलब है कि एन एसेट और लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड एट एन एप्रोप्रिएट वैल्यू। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो एसेट या लायबिलिटी रिकॉर्ड की गई है वो सही वैल्यू पे रिकॉर्ड की गई, ऐसा मैनेजमेंट भरोसा दे रहा है, एसर्शन दे रहा है। नेक्स्ट एसर्शन है मेजरमेंट। यानी कि रेवेन्यू और एक्सपेंस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द प्रॉपर अमाउंट एंड इन द एप्रोप्रिएट पीरियड। यानी कि सारे रेवेन्यू, सारे एक्सपेंस जो है उनकी अमाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ली गई है वो सही अमाउंट है, और ये सारे रेवेन्यू और सारे एक्सपेंस उसी पीरियड के हैं जिस पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्हें इंक्लूड किया गया है। और लास्ट असर्शन है प्रेजेंटेशन ऑब्लिक डिस्क्लोजर, दैट एन आइटम इज डिस्क्लोज्ड इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स। यानी कि वो हर एक आइटम जो बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस में है उससे संबंधित अगर कोई एडिशनल जानकारी देना जरूरी है नियम के हिसाब से, तो वो सारी जानकारी हमने नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर दी है। तो यहां पे आप ये अब अच्छे से समझ लें कि एसर्शन का मतलब होता है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट बनाता है तो उसके साथ मैनेजमेंट हर आइटम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रही है उनसे संबंधित कुछ एश्योरेंस, कुछ भरोसे जो हैं वो मैनेजमेंट देता है यूजर ऑफ अकाउंट्स को, जिन्हें हम एसर्शंस कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने लायक है वो ये है कि ईच फिगर और अकाउंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन वन और मोर एसर्शन। यानी कि हर एक फिगर जो प्रॉफिट एंड लॉस में है या बैलेंस शीट है उसमें एक से ज्यादा एसर्शन एप्लीकेबल हो सकते हैं। किसी में एक हो सकता है, किसी में दो, किसी में चार, किसी में सारे एसर्शन एप्लीकेबल हो सकते हैं। However, the risk of misstatement for each assertion will vary according to the type of account। यानी हर एक एसर्शन का जो रिस्क है मिसस्टेटमेंट का वो टाइप ऑफ अकाउंट के साथ चेंज होता है, ये हम अच्छे से समझेंगे। The auditor is more concerned about higher risk assertion. For example, existence is a concern while auditing asset। यानी कि जब एसेट का ऑडिट कर रहा है तो ऑडिटर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एसर्शन जो चेक करना बनता है वो बनता है एग्जिस्टेंस का, यानी कि वाकई में वो एसेट है या नहीं है। वैसे ही जब लायबिलिटी को ऑडिट किया जा रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट एसर्शन होता है कंप्लीटनेस का, कि सारी की सारी लायबिलिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड हो गई है या कोई लायबिलिटी छूट गई है। जब सेल्स का ऑडिटिंग किया जा रहा है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एसर्शन होता है वो अकरेंस का,
यानी कि एक्चुअली में ऐसा सेल ट्रांजैक्शन हुए हैं। और जब ऑडिटिंग ऑफ एक्सपेंस हो रहा है तो जब सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है वो है कंप्लीटनेस का, यानी कि सारे के सारे एक्सपेंसेस जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ चुके हैं। तो इसी तरह डिफरेंट जो नेचर ऑफ अकाउंट्स होते हैं, डिफरेंट जो अकाउंट बैलेंसेस होते हैं, उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट असर्शंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हम आगे की स्लाइड में उसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अलग अलग अकाउंट में अलग अलग असर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कैश को ऑडिट किया जा रहा है तो एग्जिस्टेंस और ओनरशिप का असर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकाउंट पेएबल का ऑडिट किया जा रहा है तो कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल में अकरेंस, वैल्यूएशन और कंप्लीटनेस, ये तीन असर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कंटिंजेंट लायबिलिटी में कंप्लीटनेस, डिस्क्लोजर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट असर्शंस है। तो इस तरह हर एक जो आइटम होती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाई गई है, उसे चाहे कितने भी असर्शंस एप्लीकेबल हो, ऑडिट के नजरिए से कुछ असर्शन होते हैं वो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो ऑडिटर को ज्यादा फोकस करके ऑडिट करना होता है। तो अब हम जानते हैं कि ये जो हमने समझा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में असर्शंस जो मैनेजमेंट दे रहा है, वहां पे ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर इज टू ऑब्टेन एविडेंस टू डिटरमिन द डिग्री टू विच असर्शंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फुलफिल द एस्टेब्लिश्ड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग क्राइटेरिया। अब इस स्टेटमेंट में हम चार अलग अलग चीजें हैं जिनको अलग से समझते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन, हम उसके बारे में जान चुके हैं। एस्टेब्लिश्ड जनरली अकाउंटिंग क्राइटेरिया, ये क्या होता है हम थोड़ी देर में समझेंगे। ऑब्टेनिंग एविडेंस, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते वक्त ऑडिट टेक्निक यूज करके ऑडिटर जो है एविडेंस कलेक्ट करता है। कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस विद एस्टेब्लिश्ड अकाउंटिंग क्राइटेरिया, यानी कि जो ऑडिटिंग का बेसिक फंक्शन है, जो हमने फंडामेंटल ऑफ ऑडिटिंग में सीखा था कि जो बेसिक फंक्शन है वो है टू कंपेयर व्हाट ऑट टू बी विथ व्हाट इज। तो व्हाट ऑट टू बी यहां पे होता है एस्टेब्लिश्ड अकाउंटिंग क्राइटेरिया, और जो व्हाट इज है वो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मैनेजमेंट ने प्रिपेयर किए हैं। तो अब यहां पे हम समझेंगे कि जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग क्राइटेरिया या अकाउंटिंग क्राइटेरिया क्या होता है, जिसके बेस पे ये पूरा का पूरा ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया जाता है। अकाउंटिंग क्राइटेरिया कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, बट सिंपली अकाउंटिंग क्राइटेरिया मींस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अभी तक आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ चुके होंगे। तो जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो कि जनरली आईसीआई प्रिपेयर करता है और बाद में गवर्नमेंट उन्हें अडॉप्ट करके नोटिफाई करती है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं बेसिकली ये है अकाउंटिंग क्राइटेरिया। इसी के साथ कुछ और क्राइटेरिया भी होते हैं, जैसे आईसीआई जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ साथ कुछ पर्टिकुलर टाइप के ट्रांजैक्शन के लिए गाइडेंस नोट भी इशू करता है, कुछ केसेस में अकाउंटिंग ओपिनियन भी इशू करता है। तो ये सारे मिलके जो है अकाउंटिंग क्राइटेरिया बनते हैं। और ये जितने भी रूल बनाए गए हैं, ये जो है ये किस बेस पे बनाए गए हैं, आपने जो क्लास 11 में सीखे होंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, जिनके बारे में सीखा होगा, मैचिंग कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ये जितने भी कंसेप्ट्स हैं इनको ध्यान में रख के ही ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, जिन्हें हम अकाउंटिंग क्राइटेरिया भी कहते हैं। अब यहां पे हम समझ लें कि फॉर ईच असर्शन पर्टेनिंग टू ईच आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट देयर आर अकाउंटिंग क्राइटेरिया विच आर कंसिडर्ड बाय द ऑडिटर, एंड दीज अकाउंटिंग क्राइटेरिया आर बिल्ट इनटू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसे हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। Following are some of the accounting criteria to check valuation assertion in respect of fixed asset, यानी कि हर एक आइटम जो बैलेंस शीट में है, हर एक आइटम जो प्रॉफिट एंड लॉस में है, उसे मल्टीपल एसर्शन जो अप्लाई करते हैं ये हम देख चुके हैं। और हर एक एसर्शन के लिए
मल्टीपल अकाउंटिंग क्राइटेरिया यानी कि मल्टीपल अकाउंटिंग रूल होते हैं। एक बार फिर रिपीट करूंगा, एक आइटम पे मल्टीपल एसर्शन अप्लाई होते हैं और हर एक एसर्शन के लिए मल्टीपल रूल होते हैं, और ये सारे रूल अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, या हो सकता है एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो है इनबिल्ट किए गए हो। तो यहां पे जो हम एग्जांपल ले रहे हैं कि अकाउंटिंग क्राइटेरिया टू चेक वैल्यूएशन असर्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स एसेट, यानी कि एक आइटम का एक असर्शन उसके कंटेक्स्ट में क्या क्या रूल है वो हम देख रहे हैं। वो अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में होते हैं। जैसे कि क्या रूल होते हैं जो ये आपने ऑलरेडी देखे होंगे कि कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ फिक्स एसेट विल इंक्लूड एक्सपेंसेस पेड टू ब्रिंग द एसेट टू इट्स कॉमर्शियल यूज। तो ये एक रूल होता है जिससे ये डिसाइड होता है कि जो फिक्स एसेट का वैल्यूएशन है वो सही हुआ है। दूसरा रूल हो सकता है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट विल बी यूज्ड कंसिस्टेंटली एवरी ईयर। तो ये एक दूसरा रूल है जिससे ये डिसाइड होता है कि फिक्स एसेट का वैल्यूएशन असर्शन जो है वो फुलफिल हो रहा है और फिक्स एसेट की वैल्यू सही लिखी जा रही है। तीसरा रूल हो सकता है इन केस ऑफ एक्सीडेंट इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द एंटिटी। इस रूल से भी ये इंश्योर होता है कि फिक्स एसेट की जो वैल्यू है वो सही फिक्स की गई है। तो इसी तरह हर एक आइटम जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताई गई है उसके हर एक एसर्शन के लिए मल्टीपल रूल हो सकते हैं। यहां पे हमने सिर्फ 3 रूल देखे, लेकिन फिक्स एसेट के वैल्यूएशन के लिए, करेक्ट वैल्यूएशन के लिए और भी बहुत सारे रूल होते हैं। ये 3 तो सिर्फ एग्जाम्पल हैं। तो इसी तरह फिक्स एसेट के जो दूसरे एसर्शंस हैं उनके लिए और भी दूसरे रूल होते हैं। तो ये सारे के सारे रूल्स मिला के फिक्स एसेट की वैल्यू जो है सही रूप से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाई गई है कि नहीं वो डिसाइड करते हैं। अब यहां पे हम कुछ वर्ड समझेंगे जो कई बार जो है स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंड एएस या गैप, ये ऐसे डिफरेंट वर्ड आपने कई बार सुने होंगे जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। पहले हम समझ ले कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल टू कंपनीज इन इंडिया वर अर्लियर नोन एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि इंडिया में कंपनीज को अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए जिन रूल्स को फॉलो करना होता है उन्हें पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहा जाता था, अब उन्हें कहते हैं इंड एएस। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड एएस सेम चीज है। दूसरा एक वर्ड यूज होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये और कुछ नहीं है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए यूज किया जाने वाला एक इंटरनेशनल टर्म है। यानी कि गैप और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये एक ही चीज है। इससे पहले आपने देखा होगा क्लास 11 में कि जो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशन, प्रिंसिपल्स ये आपने सीखे होंगे। तो वो क्या होते हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। तो अगेन ये सारे कंसेप्ट्स, कन्वेंशन, प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये भी एक ही चीज होते हैं। बेसिकली कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस और प्रिंसिपल्स जो हैं उन्हें जब किसी देश की गवर्नमेंट अडॉप्ट करके रूल वाइज कानून बना देती है जो कि सबके लिए कंपल्सरीली एप्लीकेबल हो गया, तो उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर उन्हें कानूनी रूप से एप्लीकेबल नहीं बनाया जाता है तो कंसेप्ट्स, कन्वेंशन, प्रिंसिपल ये सब वॉलेंटरी रहते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन उन्हें फॉलो करेगी, कोई नहीं करेगी। तो ये अवॉइड करने के लिए इन सारे कंसेप्ट्स, कन्वेंशन, प्रिंसिपल्स को रूल्स में कन्वर्ट करके उन्हें लीगली बाइंडिंग बना दिया जाता है, जिन्हें हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं। तो हम ये समझ लें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एएस, गैप, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस, ये सारे टर्म्स का अल्टीमेट प्रैक्टिकल मीनिंग सेम है, लेकिन डिफरेंट कंटेक्स्ट में इन वर्ड्स को डिफरेंटली यूज किया जाता है। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस वीडियो का कि
फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटिंग कैसे करता है एक ऑडिटर, तो हम इसे आराम से समझेंगे कि कैसे जो है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग को अप्लाई करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते वक्त सबसे पहले ऑडिटर मान लीजिए एक अकाउंट बैलेंस सिलेक्ट करता है। इस केस में हम एग्जांपल ले लेंगे मशीनरी का। तो इस एग्जांपल से हम समझेंगे कि कैसे वो ऑडिट करता है। अब पहला स्टेज होता है ऑडिटिंग का ऑडिट प्लानिंग, और ऑडिट प्लानिंग में जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ऑडिटर को जानना होता है अबाउट द एंटिटी एंड रूल्स एप्लीकेबल टू द अकाउंटिंग ऑफ द ऑडिटिंग, यानी कि ऑडिटर के लिए ये जरूरी हो जाता है कि उसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नॉलेज हो। तो ये हो गया हमारा ऑडिट प्लानिंग का फेज। तो यहां पे मशीनरी को कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसके अलावा इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, और उसके अलावा और जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है या इंड एएस जो है वो एप्लीकेबल हो सकते हैं कि जो सभी टाइप के अकाउंट बैलेंस पे एप्लीकेबल है। तो एक आइटम यानी कि मशीनरी के ऊपर मल्टीपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो ये समझना जरूरी है ऑडिटर के लिए ऑडिट प्लानिंग फेज में। अब हम आते हैं ऑडिट एग्जीक्यूशन फेज पे। उसमें ऑडिटर क्या करता है? कलेक्ट एविडेंस बाय परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स एंड वेरीफाई कंप्लायंस टू असर्शंस, यानी कि मशीनरी का जो बैलेंस है उससे रिलेटेड अलग अलग असर्शंस को ऑडिटर सिलेक्ट करता है। हर एक असर्शन से संबंधित जितने भी रूल्स हैं उनको चेक करता है। किसमें चेक करता है? उस पर्टिकुलर सैंपल ऑफ ट्रांजैक्शंस में जो उसने पॉपुलेशन से लिया है। यानी कि यहाँ पे जो सैंपलिंग ऑडिट सैंपलिंग से रिलेटेड सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई करके ऑडिटर ने जो सैंपल ड्रॉ किया है उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स यूज करके वो ये फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि जो मशीनरी का बैलेंस है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताया गया है वो सही है या नहीं है। तो हम देखें कि कैसे डिफरेंट असर्शंस जो हैं ऑडिटर वेरीफाई करता है। सपोज वैल्यूएशन, तो इस असर्शन को वेरीफाई करने के लिए ऑडिटर क्या चेक करेगा? बिल्स फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, एक्सपेंसेस व्हाइल परचेज ऑफ मशीनरी, ये सारे के सारी चीजें वो चेक करेगा। जो क्या है? इंस्पेक्शन प्रोसीजर ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस। अगर आप इसे और अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारा आप वीडियो देख सकते हैं ऑडिट एग्जीक्यूशन बेसिक के ऊपर। तो इस प्रोसीजर के थ्रू, इंस्पेक्शन के थ्रू फिजिकल एविडेंस कलेक्ट करके ऑडिटर वैल्यूएशन असर्शन चेक करता है। इसी असर्शन को चेक करने के लिए ऑडिटर जो है एनालिटिकल प्रोसीजर भी यूज कर सकता है, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन की वो सही से कैलकुलेट किया गया है या नहीं। इसी असर्शन को चेक करने के लिए ऑडिटर एक और टेक्निक यूज कर सकता है, रिप्लाईज फ्रॉम मैनेजमेंट रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में जानकर ऑडिटर ये पता लगाता है कि क्या इंपेयरमेंट ऑफ एसेट हुआ है या नहीं हुआ है, यानी कि कोई एसेट जो है आउट ऑफ डेट हो गई है कि नहीं। क्योंकि उस सिचुएशन में ऑडिटर चेक करेगा कि कंपनी ने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन सही कैलकुलेट किया है कि नहीं किया है। यानी कि यहाँ पर ऑडिटर जो है एक अकाउंट का एक असर्शन चेक करने के लिए सारा जो सैंपल ड्रॉ किया है उसके ऊपर सारी जो अलग अलग टाइप की ऑडिट प्रोसीजर्स हैं वो अप्लाई करके एविडेंस कलेक्ट करता है। वैसे ही एग्जिस्टेंस असर्शन चेक करने के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट कर सकता है, जो कि ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस है। डिस्क्लोजर के लिए नोट्स टू अकाउंट चेक कर सकता है, जो इंस्पेक्शन मेथड है। प्रेजेंटेशन असर्शन चेक करने के लिए डिपिक्शन ऑफ मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन इन बैलेंस शीट चेक कर सकता है, जो कि इंस्पेक्शन ऑफ बैलेंस शीट है, इंस्पेक्शन प्रोसीजर है।
उसी तरह से कंप्लीटनेस का असर्शन चेक करने के लिए बिल्स फॉर परचेज ऑफ स्पेयर पार्ट्स देख सकता है, जिससे पता चले कि सारे के सारे एक्सपेंसेस मशीनरी में काउंट किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, जो कि करने चाहिए थे। तो इसी तरह अलग अलग असर्शंस जो हैं उनके कंटेक्स्ट में अलग अलग रूल चेक करने के लिए जो है डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर यूज करता है, और ये फाइंड आउट करता है कि जो मशीनरी का बैलेंस शीट में बताया गया है वो सही है या नहीं है, और इन्हीं सब एविडेंस को कलेक्ट करके उनके बेस पर अपना ऑडिट ओपिनियन देता है। अब यहाँ पे हम कुछ ऑडिट रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज को समझने की कोशिश करेंगे कि जहां डिफरेंट टाइप की ऑडिट टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है जो कई बार स्टूडेंट के लिए कंफ्यूजिंग हो जाती है। पहला है स्टैट्यूटरी ऑडिट, यानी कि मैंडेटरी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट और एनी अदर एक्ट, यानी कि जो ऑडिट किसी स्टैट्यूट यानी कि कानून के अंतर्गत किया जाता है उसे स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं। दूसरा है इंटरनल ऑडिट, यानी कि ऑडिट अंडरटेकन बाय मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी, मे बी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एंड बिजनेस प्रोसेसेस, यानी कि जो ऑडिट मैनेजमेंट खुद अपने एम्प्लॉयज से करवाता है उसे इंटरनल ऑडिट कहते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट बाहर की एजेंसी करती है, यानी कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, जिसे एक्सटर्नल ऑडिट कहते हैं। तीसरा वर्ड होता है कंपनी ऑडिट, यानी कि ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट। फिर कई बार वर्ड आता है ऑडिट ऑफ बैंक और इंश्योरेंस कंपनी, यहां पे ये भी स्टैट्यूटरी ऑडिट ही है, लेकिन चूंकि बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी के लिए उनके एक्ट के अनुसार कुछ एडिशनल रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, इसीलिए इस तरह की एंटिटी के ऑडिट में ऑडिटर को और भी कुछ रूल जानने होते हैं नॉर्मल कंपनी ऑडिट के अलावा। ऑडिट ऑफ पीएसयूज, पीएसयू मतलब गवर्नमेंट कंपनी, जिसका ऑडिट जो है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। उसके अलावा पीएसयूज का ऑडिट जो है गवर्नमेंट की एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो है, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, वो भी करती है पीएसयूज का ऑडिट, और इट इन्वॉल्व्स ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल एज वेल एज फंक्शंस ऑफ पीएसयूज, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया पीएसयूज का जो ऑडिट करते हैं उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने के साथ साथ उसके फंक्शंस का भी ऑडिट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, और ऑडिट के जो हर एक स्टेजेस हैं, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट एग्जीक्यूशन एंड ऑडिट रिपोर्टिंग, उनको किस तरह से यूज करके वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करके अपनी रिपोर्ट बनाता है। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। अगर आपको इस वीडियो के संबंध में कोई भी डाउट या क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करें, और दूसरे वीडियो लर्निंग पाथ के जरूर देखते रहें। थैंक यू।